नमस्कार, मैं हूं शरद प्रधान और आपका स्वागत है द फ्री प्रेस के दो टूक में। जी हां, आज इस कार्यक्रम में हम लेकर के आए एक खास मेहमान, देश के जाने माने इकोनॉमिस्ट डॉक्टर संतोष मेहरोत्रा। डॉक्टर मेहरोत्रा विभिन्न देशों की बड़ी-बड़ी यूनिवर्सिटीज में पढ़ाने के बाद जेएनयू में प्रोफेसर रहे इकोनॉमिक्स के और कई सारी किताबें इन्होंने इकोनॉमिक्स पे लिखी हैं, जो कि विभिन्न यूनिवर्सिटीज में प्रिस्क्राइब्ड है। डॉक्टर मेहरोत्रा की काफी स्टडी है आज के ये जो पैंडेमिक है, जो कोविड-19 है, इसके ऊपर उन्होंने विशेष ध्यान दिया है और बहुत स्टडी करी है, तमाम आर्टिकल्स लिखे हैं और इससे रिलेटेड आज हम इनसे यही बात करेंगे। जो सबसे टॉपिकल इश्यू है आज का, वैक्सीनेशन का। जी हाँ, इंडिया की वैक्सीन पॉलिसी पे डॉक्टर मेहरोत्रा ने हाल ही में कई आर्टिकल्स लिखे हैं जो देश के बड़े अखबारों में छपे हैं और उस पे इनका जो व्यू है, हम जानना चाहेंगे कि किस तरीके से वैक्सीनेशन हमें इससे निजात दिला सकता है और वैक्सीनेशन नहीं लगवाने से क्या-क्या नुकसान हैं और ये भी जानेंगे हम कि क्या हमारे देश की जो वैक्सीनेशन पॉलिसी है वो सही है और इसमें क्या सुधार की जरूरत है। डॉक्टर मेहरोत्रा हमें ये भी जानकारी देंगे कि किस तरीके से ये वैक्सीन हमें निजात दिला सकती है इस पैंडेमिक से और किस तरह से हमारे देश के 95 करोड़ लोगों को ये वैक्सीन कितनी जल्दी लग सके, कैसे लग सके और कैसे ये प्रोक्योर हो पाएगी। इन सब चीजों पे ये डॉक्टर मेहरोत्रा प्रकाश डालेंगे। हम शुरुआत करना चाहेंगे आपसे यहाँ के जो वैक्सीन पॉलिसी है, क्योंकि बड़ी टॉपिकल है और अभी लोगों को बड़ी उत्सुकता है कि किस तरह से वैक्सीन लगे, कितनी जल्दी लगे और वैक्सीन से क्या फायदे होंगे और किस तरह बचा सकेंगे अपनी जिंदगी को अगर ये तीसरी वेव जिसका बड़ा अंदेशा है वो आती है तो। देखिए, बड़ी दुखद बात है, बड़ी दुखद कहानी एक तरीके से है कि हमारा देश दुनिया में वैक्सीन के उत्पादन के लिए मशहूर रहा है लगभग 30-40 साल से। हम दुनिया के देशों को भारी मात्रा में निर्यात करते हैं, खासतौर से गरीब देशों को और केवल गरीब देशों को नहीं, क्योंकि आपको शायद मालूम होगा कि हमारी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री तो काफी जबरदस्त है ही, मगर उसमें वैक्सीन मैन्युफैक्चरिंग काफी जबरदस्त है। अब ये उम्मीद थी कि कोविड वैक्सीन, जो एस्ट्राजेनेका की वैक्सीन हमारी सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया बनाने का कॉन्ट्रैक्ट उनको हासिल हो चुका था 2020 के शुरू में ही, मतलब कोविड की पहली वेव शुरू ही हुई थी और एस्ट्राजेनेका और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने मिलकर के वैक्सीन पे तैयारी कर रखी थी और 20 साल तक वो उनकी ट्रायल्स खत्म हो गए और सीरम ने मैन्युफैक्चरिंग शुरू कर दी और स्टॉक बनाना शुरू कर दिया, इसके बावजूद कि अप्रूवल नहीं थी। ये सब तैयारी होने के बावजूद तो बगैर अप्रूवल के क्या स्टार्ट कर सकते हैं मैन्युफैक्चरिंग? ये मुमकिन है? देखिए, सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग शुरू हुई थी ना, इसका मतलब ये थोड़ी ना कि आप जाकर के खरीद सकते। भाई, जब तक सरकारी अप्रूवल नहीं होता, साइंटिस्ट के द्वारा, देश के साइंटिस्ट के द्वारा अप्रूवल नहीं होता और देश में उसकी एफिकेसी टेस्ट नहीं हो जाती, और टेस्टिंग की एक प्रक्रिया है, 3 फेजेस में जाती है, और जब तक 3 फेज के ट्रायल्स पूरे नहीं हो जाते तब तक आप लागू नहीं कर सकते। तो पॉइंट यह है कि वो, क्योंकि महामारी शुरू हो चुकी थी मार्च में, बल्कि और उससे पहले शुरू हो चुकी थी, तो जब वैक्सीन बन के तैयार होनी शुरू हो गई, इन्होंने बड़ी तेजी से काम, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, और क्योंकि प्लेटफॉर्म्स अवेलेबल होते हैं, देखिए वैक्सीन बनाने के लिए पहले से प्लेटफॉर्म बनो, और इसमें कोई दो राय नहीं है कि वैक्सीन के मामले में कोविड के लिए बड़ी तेजी से काम हुआ। एनीवे, पॉइंट यह है कि ये एग्रीमेंट साइन हो चुका था और ये स्टॉक बना रहे थे, पुणे की कंपनी है सीरम, मगर
और देशों ने हमारी कंपनियों और एस्ट्राजेनेका पे ऑर्डर्स तो कर लिए और सप्लाई को फिक्स रिजर्व कर लिया, अपने लिए रिजर्व कर लिया, यानी कि यूरोप के देशों ने, अमेरिका ने, यूके ने वगैरह अपने लिए एडवांस ऑर्डर्स दे करके, कुछ पैसे पहले से दे करके सारी अपनी तैयारी करनी। डॉक्टर संतोष, एक चीज जानना चाहूंगा मैं कि क्या ये जो है, मुझे ऐसा लग रहा है कि जिस तरह जैसे ही मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट अगर इस स्केल पे हो गई थी और तमाम देशों ने ऑर्डर्स प्लेस करना शुरू कर दिए, तो क्या ऑलरेडी उस टाइम तक ये अंदाज एस्टिमेट हो गया था कि पैंडेमिक इतने बड़े रूप में आने वाला है? तब तक ये स्टडी हो चुकी थी? भाई देखिए, हमारे देश में जो फर्स्ट वेव का पीक आया है वो तो अगस्त सितंबर में आया है। उससे पहले ही मार्च में ही बहुत भयंकर रूप धारण कर चुका था यूरोप और यूके में, और उसके बाद अमेरिका में तेजी से बढ़ रहा था। मुझे याद है, मैं मार्च में स्विट्जरलैंड से वापस आया था और उन दिनों तभी महामारी का दौर यूरोप और अमेरिका में बड़ा तेजी से बढ़ा था, हमारे देश में बाद में बढ़ा। तो क्योंकि वैक्सीन की इजाद, उनका जो इन्वेंशन वाला काम होता है, वो प्रक्रिया वहां चालू हो चुकी थी इस वजह से। और नहीं, तो ठीक है, वो चालू तो हो चुकी थी, लेकिन क्या ये मतलब पैरेलल चल रहे थे? एक तरफ पैंडेमिक, बिल्कुल पैरेलल ही चल रहे थे ये काम। नहीं, मैं इसलिए इस नजरिए से पूछ रहा था कि लोगों के जो एक ये कंस्पिरेसी थियरी जो चली आ रही है कि ये कहीं से डेलिबरेटली एज अ पार्ट ऑफ सम काइंड ऑफ बायोलॉजिकल वॉरफेयर छोड़ा गया, तो मैं उसका लिंक ढूंढ रहा था कि क्या फार्मा इंडस्ट्री का उनसे कोई कनेक्शन था जो पता था कि ये होने वाला है। नहीं, देखिए, चीन में अब ये कोविड को हम कोविड-19 क्यों कहते हैं? इसलिए कहते हैं क्योंकि वो 2019 में शुरुआत हुई चाइना में, ठीक है। तो हमें मालूम है कि नवंबर दिसंबर 19 तक चीन में फैल चुका था, और वहां से, क्योंकि ये चीन बड़ा इंटरनेशनली इंटीग्रेटेड देश है, तो मतलब वहां से ट्रैवल बड़ा हो रहा था, यूरोप पहुंच चुका था वायरस, यूरोप और अमेरिका, और फिर चीनी अमेरिका में रहते हैं, यूरोप में रहते हैं, यूके में रहते हैं, सब वो आ रहे थे वापस छुट्टियां मना करके, चाइनीज न्यू ईयर मना करके वो वापस आ रहे थे अपने अपने घर। ठीक। तो वो ले आए थे, पॉइंट ये है, तो इस वजह से वहां काम शुरू हो गया था। ओके, सो आई मीन वो एक अलग मुद्दा है, उस पर शरद कभी और बात करेंगे कि ये वॉरफेयर वाली बात जो है। मगर पॉइंट यहाँ पर ये है कि हमारी सरकार ने और सरकारों के मुकाबले बहुत देर कर दी ऑर्डर्स प्लेस करने में। आपको ताज्जुब होगा ये जान करके कि जबकि हमारा देश इतना बड़ा उत्पादक है और निर्यात करता रहा है, और निर्यात हुआ भी, उस पे मैं आप एक सेकंड में आता हूं। आप ये उम्मीद करेंगे कि हमारी केंद्र सरकार ऑर्डर प्लेस करेगी, उसने ऑर्डर पूरे 2020 में प्लेस ही नहीं किया, जबकि और देश और कंपनियां सब ऑर्डर प्लेस कर चुकी थी। तो पहला हमारा ऑर्डर जनवरी में हुआ। कर रही है उसी कंपनी को जो इंडिया में मैन्युफैक्चर कर रही थी, और मतलब जो दूसरी का देश थे ऑर्डर प्लेस कर रहे थे, एस्ट्राजेनेका, राइट, जिसकी मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में हो रही थी। एंड नहीं, ये भी समझिए कि हमारा जो सीरम इंस्टीट्यूट भारतीय कंपनी है जो एस्ट्राजेनेका की वैक्सीन बना रही थी, उसके अग्रीमेंट्स दुनिया भर में हो चुके थे और WHO के संग हो गए थे, क्योंकि WHO की एक स्कीम है, उसके अंतर्गत भारत WHO को देता है और फिर WHO दुनिया भर के गरीब देशों को बांटता है, राइट। और हमको भी ये स्कीम का नाम है कोवैक्स, और कोवैक्स के अंतर्गत हमको भी उसमें वापस भी मिलती है। पॉइंट ये है कि ये सारे ऑर्डर्स और लोगों ने प्लेस कर लिए, हमारी सरकार ने प्लेस ही नहीं की, जनवरी में आकर के प्लेस किया, और वो भी केवल 1.1 करोड़ का, जबकि हमारे देश में आपको मालूम है कि 130-140 करोड़ लोग रहते हैं, और हमको मालूम था कि अगर 18 उम्र से ज्यादा के लोगों को वैक्सीन सबको लगनी है, तो 95 करोड़ लोगों को वैक्सीन लगनी है, यानी सिर्फ 1% लोगों के लिए खरीदी गई वैक्सीन शुरुआत की आबादी। और दूसरा ऑर्डर केवल उसमें से 3 करोड़ और का आया, हद ही है।
अरे आपने बजट में 1 फरवरी को बजट बनाया, उसमें 35,000 करोड़ लगाए, उसमें आपने सिर्फ अप्रैल के ऑर्डर में आपने 3-3.25 हजार करोड़ इन दोनों कंपनी को दिए, क्योंकि इस बीच में भारतीय कंपनी भी एक और भारतीय कंपनी आ गई थी, भारत बायोटेक, जिसकी पेटेंट आईसीएमआर के पास है। तो इतना कम ऑर्डर आप दे रहे हैं, और इस बीच में आप जनवरी से मार्च के बीच में 6.5 करोड़ वैक्सीन को आपने निर्यात कर दिया और देशों में, इन 2 कंपनियों ने। अब आप सोचिए कि आप अपने लिए 1 से 3 करोड़ खरीद रहे हैं, और जिसकी वजह से जनवरी और मार्च में बड़ी धीमे धीमे वैक्सीन लगी लोगों को, और आपने उसका दुगना मात्रा में निर्यात कर दिया। इसका क्या मतलब है? यानी कि सरकार इसी भ्रम में थी, और भ्रम वो दुनिया को में फैला रही थी कि हमने तो कोरोना जीत लिया। सितंबर में वेव खत्म हुई तो जनवरी के अंत में 28 जनवरी को वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में प्रधानमंत्री जी ने ऐलान कर दिया कि हमने तो कोरोना पर जीत हासिल कर ली। जब हमने जीत हासिल कर ली तो हमें वैक्सीन की क्या जरूरत है? क्या जरूरत है? ये नहीं एक्सप्लेन किया कि कैसे हासिल कर ली महज वैक्सीन बना करके, जो हमारे यहाँ मैन्युफैक्चर करके। जी जी जी। तो पहली सबसे बड़ी गलतियां तो वहां से शुरुआत हुई। एक तो ये कि हमने ऑर्डर नहीं किया, और दूसरे ये कि हम इस भ्रम में दुनिया अपने को भ्रम में रखे कि मतलब हमने तो जीत हासिल कर ली है और सेकेंड वेव आएगी नहीं। अब सेकेंड देखिए होता ये है, अब इसकी थोड़ी सी पेचीदगी भी समझिए कि जिन देशों में इन्फेक्शन रेट बहुत भयंकर हो जाती है, वहां ये वायरस म्यूटेट करता है। कोई भी वायरस म्यूटेट करता है, मतलब बदलता है, अपना रूप बदलता है। अब वो जब रूप बदलता है तो उसकी ट्रांसमिसिबिलिटी और उसकी इन्फेक्शन रेट बढ़ जाती है, ये भी संभव है। हुआ ये कि यूके में बड़ी तेजी से बढ़ा, यूके से वो साउथ अफ्रीका पहुंचा, और यूके का वेरिएंट वो नहीं था जो चीन से आया था। साउथ अफ्रीका में भी बड़ी तेजी से बढ़ा, और वो वेरिएंट अलग था। अब ये दोनों वेरिएंट हमारे देश में पहुंच गए। 2020 के अंत तक ये दोनों वेरिएंट हमारे देश में पहुंच गए। अब हमारे देश में फरवरी के बाद बड़ी तेजी से सेकेंड वेव शुरू हो गई थी, जिसका सरकार ने कोई जायजा ही नहीं लिया। अब जब तेजी से वेव बढ़ी तो वो जो वायरस हमारे देश में यूके से आया था, जिसका नाम मैं आपको बता नहीं रहा, उसका नाम है अल्फा। उसका नंबर के आधार पर नहीं बता रहा मैं, उसका नाम है अल्फा। अभी WHO ने नाम दे। अब हमारे देश में वो आकर के फिर म्यूटेट कर गया, फिर बदलाव आ गया उसमें। तो अब हमारे देश का जो वेरिएंट है कोविड का, उसका नाम है डेल्टा। और दुनिया भर में वो अब बदनाम हो गया है, मशहूर हो गया है, जैसा आप चाहिए, इंडियन वेरिएंट के नाम से, क्योंकि वो अब फैल रहा है साउथ एशिया में और देशों में, साउथ ईस्ट एशिया में, और वापस यूके पहुंच गया है। बात समझिए कि वापस वो यूके पहुंच गया आज की डेट में वो पहुंच चुका है। और दिक्कत ये है कि ये वेरिएंट जो है डेल्टा वेरिएंट कहीं ज्यादा इन्फेक्शियस, कहीं ज्यादा इंट्रांसमिसिबल है, जिसका, और ये सब हम पता जान सकते थे पहले से, मगर सरकार ने इसका जायजा ही नहीं लिया। बात समझिए कि हम इसको डिनायल मोड में चली गई सरकार। जी, डिनायल मोड में, क्योंकि साइंटिस्ट इस प्रकार जान लेते हैं कि म्यूटेशन हो रहा है। एक प्रक्रिया होती है साइंस एपिडेमियोलॉजी में, वायरोलॉजी में, जीनोम सीक्वेंसिंग, यानी कि वायरस का जो जीन होता है उसको आप अगर टेस्ट करके जो वेरिएंट आपके, मतलब जो वायरस आपके शरीर में है, उसका देश भर में अगर आप देशव्यापी टेस्टिंग करते रहिए, तो उसकी टेस्टिंग लगातार होती रहे, अधिक मात्रा में होती रहे, तो उसके आधार पे आप पता चला सकते हैं कि भाई ये वेरिएंट कहीं अलग तो नहीं है। राइट। और वो हम पता ही नहीं चला पाए, बहुत देर हो गई। इस वजह से महामारी सेकेंड वेव में इतनी भयंकर रूप धारण कर हो गई, जिसके लिए हम प्रिपेयर्ड ही नहीं थे। जी, तो नहीं, तो हमारी ये साइंटिस्ट का भी फेलियर है, मगर सबसे बड़ी बात ये सरकार का फेलियर है कि जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए पैसे जो देने चाहिए थे वो दिए नहीं। तो ना तो वैक्सीन के लिए प्रॉपर्ली खरीदारी करी गई, और ना रिसर्च के में स्पेंड किया गया अप्रोप्रिएट अमाउंट, जिससे कि पता लग जाता।
जनवरी में आकर के एक कंसोर्शियम ऑफ इंडियन रिसर्च इंस्टीट्यूट्स बनता है हमारे देश में, जो वो जीनोम सीक्वेंसिंग की संख्या और मात्रा बढ़ाता है। तब तक हम 1% ऑफ द कोविड पॉजिटिव पीपल वी वर जनवरी 2021, जनवरी 2021। जी हुजूर भाई, अगर हम जीनोम सीक्वेंसिंग उससे पहले कर रहे होते तो हमें पता चल गया होता कि हमारा तो यूके वाला जो वेरिएंट था, अल्फा वेरिएंट, वो बदल रहा है, वो रूप बदल रहा है। हाँ। और हम और तैयारी करते, मगर कई स्तरों पे सरकारी फेलियर रहा है। और अब वैक्सीन पॉलिसी, जो वैक्सीन पॉलिसी हमने अपनाई, वो अपनी बड़ी अनूठी वैक्सीन पॉलिसी अपनाई है अब आकर के। तो उसके बारे में उसमें भी कोई करेक्शन नहीं हो पाया, जो शुरू में जो ऑर्डर इन्होंने कम करे और अपने लिए रखे ही नहीं, उसको करेक्टिव मेजर्स कब लिए गए भाई? अब अप्रैल में आकर के ऑर्डर की संख्या बढ़ाई गई, मगर अप्रैल में ही 21 में। जी, तो बहुत लेट है। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। जब 1 फरवरी इस साल के बजट में 35,000 करोड़ की एलोकेट किया गया कोविड वैक्सीन खरीदने के लिए, तो पहली बार उसमें से खर्चा होता है 3,500 करोड़ का, इन 2 कंपनियों को दिया जाता है अभी अप्रैल में। ओह, तब तक तो पता नहीं कितना बर्बादी हो चुकी थी। जी, ट्राई मची हुई जी। और तो वो अच्छा, और क्या वैक्सीन किया इन्होंने पॉलिसी निर्धारित करी, ये भी तो सुनिए। मतलब बिल्कुल जैसे विश्वास नहीं होता कि दुनिया में ऐसी कोई वैक्सीन पॉलिसी किसी देश ने अपनाई हो, और ऐसे देश में जो इतना गरीब हो और जहां पर इतनी तेजी से महामारी फैल रही। क्या वैक्सीन पॉलिसी, जो दुनिया में कहीं और नहीं, कि केंद्र सरकार 45 साल की उम्र से ज्यादा लोगों के लिए सारी वैक्सीन लेगा, मगर 18 से 44 साल की उम्र के लिए जब वैक्सीन की जरूरत पड़ेगी तो उसमें सरकार का रवैया बदल गया। प्रोक्योरमेंट 50% केंद्र सरकार करेगी, 25% राज्य सरकार करेगी और 25% प्राइवेट सेक्टर करेगी। अब ये निश्चय लेना, और ये डायरेक्ट प्रोक्योरमेंट करेगी कि जो प्राइवेट सेक्टर है वो थ्रू गवर्नमेंट नहीं करेगी। नहीं। और राज्य सरकारें भी डायरेक्ट प्रोक्योरमेंट करेंगी, जबकि हाँ, वो तो मुझे पता। जबकि 60 से ऊपर साल के लोगों के लिए केंद्र पूरा प्रोक्योरमेंट कर रहा है। अब दिक्कत यह है कि 18 और 44 साल की उम्र के लोग जो हैं, उनकी संख्या है लगभग 60 करोड़। लगभग 60 करोड़ संख्या है। अब ऐसे लोगों के लिए आप कह रहे हैं कि हम जिम्मेदारी सिर्फ आधी जिम्मेदारी लेंगे और बाकी जिम्मेदारी बाकी लोगों पे। ना अमेरिका जो एक और फेडरल देश है, जर्मनी जो फेडरल देश है, कोई ऐसा देश नहीं है जिसने इस तरीके की नीति अपनाई हो। सब जगह ये नीति अपनाई गई है कि केंद्र सरकार प्रोक्योर करेगी, खरीदेगी और फिर राज्यों को देगी और प्राइवेट सेक्टर को देगी। और ये नीति हमारे देश में भी 40 साल से चली आ रही है। देखिए, एक नेशनल पॉलिसी तो पहले से बनी होगी, है तो हमें भाई नेशनल वैक्सीन पॉलिसी, हमारे बच्चों को, हमारे आपके बच्चों को वैक्सीन लगती है कि नहीं? हाँ बिल्कुल, तभी मैंने कहा कि ये तो पहले से पॉलिसी रही होगी एग्जिस्टेंस। नेशनल वैक्सीन पॉलिसी 2011 से है, और उससे पहले एक यूनिवर्सल प्रोग्राम ऑफ इम्यूनाइजेशन हमारे देशवासियों के लिए है, और हमारे देश के बच्चों के लिए और वयस्कों के लिए भी है। वो किस तरीके से उसमें प्रोक्योरमेंट होता है? उसमें प्रोक्योरमेंट होता है कि केंद्र सरकार सारा प्रोक्योर करती है सप्लाई, राज्य सरकार उसमें कोई रोल नहीं होता, और प्राइवेट सेक्टर का कोई रोल नहीं होता। केंद्र सरकार प्रोक्योर करती है, केंद्र सरकार फिर राज्यों को देती है, और उसका एक तरीका बना हुआ है, 40 साल से बना हुआ है। और प्राइवेट सेक्टर अगर लेना चाहता है वो तो सरकार से ले सकता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब यहां आकर के केंद्र सरकार ने अपनी जिम्मेदारी बिल्कुल त्याग दी और बांट दी। अब
इस तरीके से बांटी कि जो प्राइवेट कॉर्पोरेट्स हैं उनके लिए दाम भी बढ़ा दिया, और उसके राज्य सरकार के लिए भी जिस दाम पे वो खरीदेंगे वो भी दुगना दाम 300 या 400 रुपए, जबकि केंद्र सरकार ने 150 रुपए प्रति वैक्सीन के आधार तो पर यानी कि यूनिफॉर्म पॉलिसी होने के बजाय ट्रिपल प्राइस पॉलिसी हो गई। जी जी। अब इसका मतलब पहले समझिए। इसका मतलब ये हुआ कि आपकी ये जो राज्य थे या प्राइवेट कॉर्पोरेशंस हैं जो खरीदेंगे, या प्राइवेट हॉस्पिटल जो खरीदेंगे, वो अपना डिस्ट्रीब्यूशन का इंतजाम करें, वो सारा लॉजिस्टिकल जो अरेंजमेंट होता है वो स्वयं करें, ना कि केंद्र की जो एक सिस्टम बनी हुई है, यानी कि वो सीधे मैन्युफैक्चरर के पास जाएं, ऑर्डर प्लेस करें, फिर वो सप्लाई जो होगी पूरी सप्लाई चेन का इंतजाम करें। दोहरा काम, जिसमें और देरी। जब इस विषय पे बहुत सरकार का विरोध हुआ, ऑपोजिशन ने और राज्य सरकारों ने, तो अभी 7 जून को आपको याद होगा कि प्रधानमंत्री ने एक ऐलान करा देश के नाम। उसमें उन्होंने कहा अच्छा हम राज्य सरकारों के लिए तो हम खरीद लेंगे, तो यानी कि 75% हम खरीद लेंगे, और 25% जो बकाया है वो जाएगा जो पहले इंतजाम था, यानी कि प्राइवेट कॉर्पोरेट्स के। ठीक है। अब दिक्कत इसमें यह है कि जो प्राइवेट कॉर्पोरेट्स हैं वो, अब देखिए दिक्कत यहां शुरू होती है कि जैसे मैं आपको पहले समझा रहा था कि शॉर्टेज बहुत भयंकर रूप से है हमारे देश में वैक्सीन। जो पहले से शॉर्टेज थी, वो वैक्सीन की शॉर्टेज कम नहीं हुई है, क्योंकि आपने ओपन तो कर दिया सबके लिए, मगर वैक्सीन की शॉर्टेज बहुत भयानक रूप से है। अब ऐसी स्थिति में केंद्र का ये रोल होना चाहिए कि वो सारी वैक्सीन खरीदे, और जो प्रायोरिटी ग्रुप्स हैं या प्रायोरिटी डिस्ट्रिक्ट्स हैं उनको स्वयं डिस्ट्रीब्यूट करें। ओके जी। मगर हो ये रहा है कि अब 25% आपने छूट दे दी कि प्राइवेट सेक्टर स्वयं खरीद ले, और फिर वो लगाए भी। अब उसमें हो ये रहा है कि वो तो तेजी से अपने कंपनी के स्टाफ को या आम जनता को जो पैसे दे करके 1200 या उनको आजादी है प्राइस भी फिक्स करने की। आजादी नहीं है वो हाँ, आजादी नहीं है, मगर वो दाम 3 गुना 4 गुना है। जो राज्य देने वाले थे उसका 3 गुना, और जो केंद्र दे रही है उसका तो 8 गुना है। एक चीज मुझे बताइए डॉक्टर मेहरोत्रा, ये क्या इससे पहले किसी इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम में कोई भी वैक्सीन चार्जेबल रही है हिंदुस्तान में? नहीं रही। ये पहली बार हो रहा है कि पैसा लिया जा रहा है वैक्सीन के लिए, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर के जरिए से लिया जा रहा हो। देखिए, प्राइवेट सेक्टर में आप चाहें तो जाकर के खरीद सकते थे, क्योंकि आप लाइन में नहीं लगना चाहते थे। हाँ, ठीक है। पर यहाँ पर स्थिति ये है शरद कि जब अभी तक जो यूनिवर्सल प्रोग्राम ऑफ इम्यूनाइजेशन होता है वो अंडर 5 ईयर ओल्ड्स के लिए होता है, 5 साल के बच्चों के लिए होता है। और तो वो ये पहली बार है कि एडल्ट्स को हो रहा है के लिए इस मात्रा में, इस स्केल पे जो हो रहा है। जब इस स्केल पे हो रहा है तो वो स्केल तभी आप हासिल कर सकते हैं जब एक सेंट्रलाइज्ड सिस्टम हो। अगर आप सिस्टम को डिसेंट्रलाइज कर देंगे, और ऐसे वक्त में डिसेंट्रलाइज कर देंगे जब एक महामारी तेजी से फैल रही है, क्योंकि देखिए शरद, बहुत अहम बात जो मैंने अभी तक नहीं कही है, वो ये समझना आवश्यक है कि इस बीमारी का कोई इलाज तो है नहीं। इलाज तो अभी तक निकला नहीं, उसके इफेक्ट्स को आप कम कर सकते हैं, वो सब है, राइट। मगर इसको अगर आपको इस पैंडेमिक को रोकना है तो आप सिर्फ इसको वैक्सीनेट करके रोक सकते हैं, क्योंकि जैसे ही आपने लगभग 70% लोगों को जिनको लगना है वो उनको लग जाए, तो आप एक शब्द है हर्ड इम्यूनिटी अचीव कर सकते हैं। यानी कि इस जबरदस्त स्केल पर आपने इम्यूनाइज कर दिया लोगों को कि वो वैक्सीनेशन के द्वारा इम्यून हो गए कोविड से। इम्यून हो गए, ओके। अब वो इसका मतलब ये है कि आपको बहुत
बहुत कम लोगों को वैक्सीनेट करना है, तो 95 करोड़ लोगों को वैक्सीनेट करना है। और अभी तक कल का कितने लोग हो डेटा चुके मैं हैं? आपको बता हैं, मैं बता रहा हूं, लोग वैक्सीनेट? मैं बता रहा हूं, कल का आंकड़ा ये है कि फर्स्ट डोज केवल 20% लोगों को लगा है, जितनों को लगना चाहिए उसके बनिस्बत, और सेकंड डोज सिर्फ 5% लोगों को लगा, सिर्फ 5। तो आप अभी बहुत दूर हैं स्थिति से। तो ये जो, तो आपको इसलिए, इसका मतलब ये है कि आपको बड़ी तेजी से वैक्सीनेट करना है, बहुत भयंकर रफ्तार से वैक्सीनेट करना है। और अगर नहीं दो दो डोज दे सकते पूरे 95 करोड़ को, तो तीसरी वेव निश्चित है। द थर्ड वेव इज इनएविटेबल एंड इट कुड बी मोर डेडली, बिकॉज म्यूटेशन तो आपने देख लिया कि किस तरीके से स्थिति, बहुत गंभीर स्थिति भाई। दैट शोज कि वैक्सीनेशन कितना इंपॉर्टेंट है जी। मतलब अगर वैक्सीनेशन कायदे से हो जाए, तीसरी वेव भी टाली जा सकती है। वही एक जरिया है कि तीसरी वेव को टाला जा सकता है। बिल्कुल, आप वजह फरमा रहे हैं। तो फिर इस पे इतना ज्यादा जोर क्यों नहीं है? वैक्सीनेशन पॉलिसी को क्यों नहीं रिवाइज किया जाता? आपने सही माकूल सवाल पूछा जनाब। मतलब इसमें क्या दो राय हो सकती है कि हर कोशिश ये होनी चाहिए कि हम जितनी तेजी से वैक्सीन प्रोक्योर कर सकें, और जितनी, अगर क्योंकि वैक्सीन की कमी है, जैसे मैं आपको साबित कर चुका हूं कि कमी है, तो हमें जरूरी है कि उसका मोस्ट एफिशिएंट यूटिलाइजेशन हो, सबसे अच्छे ढंग से प्रोक्योर किया जाए और उसको डिस्ट्रीब्यूट किया जाए तेजी से और लोगों के बाहों में लगाया जाए। तो अब इसके लिए तो आपको तैयारी करनी होगी ना, और हर राज्यों को तैयारी करनी होगी, और केंद्र को राज्यों के संग मिल करके काम करना होगा। ये नहीं चलेगा कि राज्य और केंद्र एक दूसरे पे तोहमत लगा रहे हैं। तो क्या अगर आज की डेट में डॉक्टर मेहरोत्रा, आज की डेट में अगर सपोज करिए कि प्रोक्योरमेंट हो जाए किसी भी तरह से जितनी डिजायर्ड है, क्या हमारे पास मैकेनिज्म है वैक्सीनेट कराने की, वैक्सीनेट करने की? वो है, वो हमारे पास कैपेसिटी है। तो प्रॉब्लम है अवेलेबिलिटी ऑफ वैक्सीन्स की। जी। और जो डिलीवरी मैकेनिज्म है वो 40 साल से बना हुआ है। हमारे पास 29,000 ऐसे सेंटर्स हैं देश भर में फैले हुए, जिसके द्वारा वैक्सीनेशन का इंतजाम है। ये 40 साल से पद्धति बनी हुई है, पूरी व्यवस्था है। अच्छा, पोलियो के टाइम में मेरा ख्याल और ज्यादा वो कंसोलिडेट कर दी गई होगी। जी जाहिर है। तो और यूपी में आपने पाया कि मतलब जापानीज एन्सेफेलाइटिस जब 2017 के बाद भयंकर रूप धारण किया, तो वो जो वैक्सीनेशन का काम जापानीज एन्सेफेलाइटिस के विरोध में चला, वो भी बहुत कामयाब हो गया। तो मैं ये कह रहा हूं कि जो एक तो व्यवस्था है, पद्धति भी पुरानी बनी हुई है, सारी प्रक्रियाएं हमारे देश में जानी मानी है, तो उसको हमको बड़ी तेजी से अपस्केल करना था। राइट। मगर आप अपस्केल तो तब करिएगा जब आप वैक्सीन तैयार करिएगा। और दिक्कत यह है, सरकार हमको ये बता रही है कि इन दो वैक्सीन के अलावा 6 और आने वाली हैं, मगर उसके बारे में माफ करिएगा, सरकार भ्रम फैला रही है, क्योंकि उनमें से कई वैक्सीन ऐसी हैं जो फेज 1 ट्रायल में, क्योंकि देखिए किसी भी वैक्सीन को अप्रूवल देने के लिए 3 स्टेजेस में 3 फेज के ट्रायल्स होते हैं। कुछ उसमें से वैक्सीन फेज 1 ट्रायल्स में है, कुछ फेज 2 ट्रायल्स में है, कुछ फेज 3 ट्रायल्स में है, और कुछ को अप्रूवल अभी नहीं मिला है। तो यानी कि अभी हम, ये जो सरकार कह रही है कि जुलाई और दिसंबर के बीच में हम इतनी वैक्सीन हमारे देश में होंगी कि कोई दिक्कत नहीं होने वाली, ये आगे देखना पड़ेगा कि असलियत में होता क्या। तो ये इसका मतलब है कि आज की डेट में ये बताए हम आप हमें कि तो सोल्यूशन क्या है इस आज की डेट में? अगर इस रफ्तार पे चलती रही तो मेरा ख्याल साल भर लगेगा या ज्यादा लगेगा वैक्सीनेट करने में सबको? ज्यादा लगेगा। बिल्कुल अनुमान लगा चुका हूं मैं। हर प्रदेश के लिए अनुमान में लगा चुका हूं
कि अगर आप मई की रफ्तार पे, जिस रफ्तार में आप रफ्तार से आप मई के महीने में, पूरे मई के महीने में वैक्सीनेट कर रहे थे, वो रफ्तार बनी रही तो 2023-2024 से पहले आप पूरे देश को वैक्सीनेट नहीं कर सकते। अगर आपने उसको दुगना कर दिया तो आप 2022 के सितंबर के अंत से पहले नहीं कर सकते। और अगर आपने उस मई की रफ्तार को तिगुना कर दिया तब ये संभव है कि आप मार्च 2022 तक हमारे 95 करोड़ लोगों को वैक्सीनेट कर पाए। तो अब इसका सोल्यूशन क्या है डॉक्टर मेहरोत्रा? इसका इज देयर एनी सोल्यूशन? इज देयर एनी सोल्यूशन इन हालात? There is a solution. There is a solution. अब आज की स्टेज में जबकि ऑलरेडी ऑर्डर्स प्लेस हो चुके हैं, अवेलेबिलिटी है नहीं, तो कैसे ये पूरी करी जाएगी? एक तो तरीका ये होना चाहिए कि जो हमारे एस्टैब्लिश्ड मैन्युफैक्चरर्स हैं, ये दो जो हैं, इनको पैसे और रिलीज करके इनकी कैपेसिटी बढ़ाई जा सकती है, पहली चीज। अच्छा। दूसरी चीज ये है कि आप स्पुतनिक जैसी और वैक्सीन का आयात करें और उनको फैलाएं। तीसरा ये है कि ये जो बाकी 5-6 वैक्सीन जिनका अलग अलग स्टेजेस पे हैं, फेज 1, फेज 2, उनका काम तेजी से एक तो कायदे से मॉनिटर करे सरकार कि भाई ये लोग अपना काम तेजी से ट्रायल्स ठीक से कर रहे हैं कि नहीं। क्योंकि अगर ये इनकी वैक्सीन कामयाब हैं, फेज 3 ट्रायल्स के बाद एफिकेसी और सेफ्टी एस्टैब्लिश हो जाती है। क्योंकि फेज 3 के बाद ही हमें पता चलेगा कि एफिकेसी है कि नहीं, कि ये सफल वैक्सीन है कि नहीं, कि मतलब सिर्फ 40-50% इम्यूनिटी दे रही है। तो क्योंकि 50% से ज्यादा होना चाहिए तभी इनको अप्रूवल मिलेगा। फिर इनका अप्रूवल की बात है, तो और जब अप्रूवल मिल जाए तो फिर सरकार पैसे देने को अपनी जेब से पैसे देने को तैयार होनी चाहिए ना। नहीं, बट इनके पास ये तो ऑलरेडी अप्रूव्ड है ना, जो एस्ट्राजेनेका और ये बायो वो दोनों हैं। इसके अलावा अगर कोई यूनिट लगाता है तो और नहीं, वो तो इंतजाम हो रहा है, वो बात चल रही है। ऐसा नहीं कि ये 5-6 और कंपनियां नहीं है भाई हमारे। अच्छा। ऐसा नहीं, हमारे देश में 6 और कंपनियां हैं जो वो कर रही हैं। हमारे देश की कंपनियां हैं, हमारे देश के पोटेंशियल मैन्युफैक्चरर्स हैं। तो ये ऐसा नहीं कि हमको ये मैं विदेशी कंपनियों की बात कर रहा हूं। मैं ये बात शुरुआती में आपसे अब कही थी कि हमारा देश बड़ा जबरदस्त वैक्सीन मैन्युफैक्चरिंग का हब रहा है दुनिया भर के लिए। और हम पहले से रहा है, बहुत पहले से हम दुनिया भर को निर्यात करते हैं। इसीलिए तो जो हमारा एक एग्रीमेंट को WHO का संग भी है, BCG, DPT, रुबेला वगैरह जो बच्चों के लिए वैक्सीन होती है, वो तो हम एक्सपोर्ट करते रहे हैं यूनिसेफ के थ्रू और WHO के थ्रू। मगर ये कोविड के लिए भी हमारा एग्रीमेंट है कि हम जो मैन्युफैक्चर करेंगे तो वो हम कोवैक्स WHO की जो स्कीम है उसको देंगे, जिसमें दुनिया भर के गरीब देशों को, यहाँ तक कि मेक्सिको, ब्राजील वगैरह तक हमारी वैक्सीन पहुंच रही थी और तेजी से पहुंच सकती है अगर हमारे बाकी मैन्युफैक्चरर्स अपने ट्रायल्स खत्म करके और एफिकेसी प्रूव कर सकते हैं और सेफ्टी प्रूव कर सकते हैं अपनी वैक्सीन की। तो हम अपने लिए ही सेल्फ सफिशिएंट नहीं होंगे, हम दुनिया भर को निर्यात भी कर सकते हैं। डॉक्टर मेहरोत्रा, इसमें एक चीज बताएं, ये ठीक है कि कुछ मैन्युफैक्चरर्स ऑलरेडी आ चुके हैं, फील्ड में हैं, जो ऑफर कर रहे हैं बनाने के लिए वैक्सीन, यही वाली वैक्सीन, और उनके पास कैपेसिटी भी है और उसको कैपेसिटी एनहांस भी कर रहे हैं। लेकिन कितने पीरियड में आइडियली, जैसे आज की डेट में कि साल भर से ज्यादा लग जाएगा वैक्सीन देने में, अगर अवेलेबल होती तो आइडियली कितने पीरियड में लग जानी चाहिए वैक्सीन सबको, जिससे हर्ड इम्यूनिटी बन जाए और हम तीसरी वेव से बचा सके लोग? देखिए, उसका तो एक बड़ा साधारण सा जवाब कि हमें 95 करोड़ लोगों को कल तक ही लगा देनी चाहिए। इसका अर्थ ये है कि
जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी करना होगा। और अगर नहीं कर पाए तो तीसरी वेव को हम बचा नहीं पाएंगे। पहली बात, यानी कि डैमेज कंट्रोल के लिए बहुत ज्यादा वक्त नहीं है हमारे पास। कतई नहीं है, क्योंकि हम वक्त खो चुके हैं ना। अगर वक्त बिल्कुल। न खोया होता तो बात अलग थी, हम इस स्थिति में ना होते। और अब जो इतना बिगड़ ही। गया उसका तो सुधार, जो बिगड़ गया उसका तो कोई सुधार हो नहीं सकता है। जो जी बीत जी। गई सो बात गई। लेकिन लेकिन अब आज की डेट में लेट अस बी प्रैग्मेटिक कि अगर जो है, अगर ये चारों मैन्युफैक्चरर्स को क्लियरेंस मिल जाते हैं, डिजायर्ड क्लियरेंसेस मिल जाते हैं और ये शुरू कर देते हैं, तो कितना वक्त लगेगा, एस्टिमेटेड कितना वक्त लगेगा कि हमारे पास इतनी वैक्सीन अवेलेबल हो जाए कि फटाफट फटाफट लगती जाए, और जो हमारी कैपेसिटी है वैक्सीनेट करने की वो पूरा कर दे, तो कितना, तब भी टोटल पीरियड कितना लग जाएगा? देखिए, ये बात, इसका जवाब मैंने इससे पहले दिया था कि हमें अब जो मई की जो रेट थी उसको दुगना ही नहीं तिगना करना पड़ेगा, तब हम मार्च 22 तक संभवतः अपने सारे 95 करोड़ लोगों को जिनको लगनी चाहिए उनको लग जाए। मगर मुझे शक है कि हम उतनी वैक्सीन प्रोक्योर कर पाएंगे, क्योंकि उतनी वैक्सीन का मैन्युफैक्चर ही, उत्पादन ही नहीं हो पाएगा। और पॉसिबल नहीं है, मतलब अगर ये सब चारों नए मैन्युफैक्चरर्स भी आ जाते हैं तो भी नहीं मुमकिन है। नहीं नहीं नहीं, देखिए, आ जाने की बात तो ये है कि मैंने जैसे आपको बताया कि ये करीब 5 और हैंगे। 5 और हैं, 2 तो आपको मालूम ही है जो मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, हाँ जिनसे हम हैं। बिल्कुल। तीसरा आपका स्पुतनिक है जिसको हम इंपोर्ट कर रहे हैं, और 5 और हैं जो हमारे देश के उत्पाद पॉसिबल प्रोड्यूसर्स हैं, पॉसिबल मैन्युफैक्चरर्स, राइट राइट, जिनकी पोटेंशियल वैक्सीन मैन्युफैक्चरर्स। जिनकी वैक्सीन कुछ 2 वैक्सीन पहली और दूसरी स्टेज पे हैं, ट्रायल्स की। एक वैक्सीन तीसरी स्टेज पे है ट्रायल। और आज पता चला है जो 2 मैन्युफैक्चरर्स हैं उसमें से भारत बायोटेक जो कोवैक्सीन बनाता है उसके एफिकेसी रिजल्ट्स हमें कायदे से मालूम नहीं है, वो अभी 10 रोज बाद ही हमें ज्ञात होंगे, क्योंकि उन्होंने स्वयं फेज 3 के ट्रायल्स के हमें एफिकेसी रिजल्ट्स नहीं बताए हैं। क्योंकि वो तो ऑलरेडी लग रही है, वो तो कोवैक्सीन जो बना रहे लग हैं। जरूर, भैया मेरे, लग जरूर रही है, मगर वो इमरजेंसी अप्रूवल भारत सरकार ने दे रखी है, क्योंकि उसकी इजाद आईसीएमआर जो इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च और भारत बायोटेक ने मिलकर के करा है। क्या यही और कारण है कि बहुत लोगों में रिलक्टेंस है कोवैक्सीन लगवाने में, कि भाई थर्ड फेज ट्रायल ही नहीं हुए इसके? आप सही समझें। और दूसरी बात है, दूसरा कारण रिलक्टेंस इसलिए है कि हमें एफिकेसी मालूम ही नहीं है, क्योंकि फेज 3 ट्रायल्स के रिजल्ट्स ही नहीं मिले हमें। फेज 3 का चल रहा है, अंदाजे हाँ चल रहा है। हाँ हाँ भाई, इस साल के शुरू से फेज 3 ट्रायल्स जब शुरू हुए तो समय लग रहा है, उसमें ये लाजमी बात है कि समय लगता है, क्योंकि आपके पास करीब 25-30 हजार लोगों को पे ट्रायल करना होता है फेज 3 में आकर। हाँ मुझे अंदाजा है, क्योंकि आपके पास एफिकेसी और पता ही नहीं है कोवैक्सीन की, इस वजह से, सॉरी हाँ, कोवैक्सीन की, इस वजह से डब्ल्यूएचओ ने उसको अप्रूवल नहीं दिया है। तो भारत चाहे भी तो उसे निर्यात नहीं कर सकता जब तक लेकिन उसकी डब्ल्यूएचओ का अप्रूवल, एक क्या डब्ल्यूएचओ का अप्रूवल वैक्सीन लगाने के लिए नहीं जरूरत होती हमारे देश में नहीं, मगर विदेश में भेजने के लिए तो है। हम निर्यात नहीं तो कर हमने सकते। तो मतलब ये जो ऑलरेडी इसके ऊपर इतनी कंट्रोवर्सी इसीलिए है कि थर्ड फेज ट्रायल्स नहीं हुए, लेकिन हमने उसको जोर दिया क्योंकि आईसीएमआर का ठप्पा लगा हुआ था, और दूसरा हमें ये दिखाना था कि हम मेक इन इंडिया हैं। आप क्या ये भी सही वजह है? समझ, शरद आप सही समझ रहे हैं। और बाकी जो 5 हैं उसके बारे में मैं आपको बता रहा था कि फेज 1 फेज 2 ट्रायल्स की स्टेज में है, तो अभी फेज 3 भी नहीं पहुंचे। और फिर तीसरा है जो फेज 3 ट्रायल्स में है, और फिर एक
और चौथा है जिनके अप्रूवल्स अभी सरकार से बाकी हैं। तो जब तक ये सब प्रक्रिया खत्म नहीं होगी तो यानी कि आप उत्पादन शुरू भी नहीं कर सकते। जब आप उत्पादन शुरू भी नहीं कर सकते और आपको चाहिए वैक्सीन कितनी, 95 गुणा 2, क्योंकि दो डोज लगनी है। तो इन अदर वर्ड्स यू नीड 1.9 बिलियन डोजेस, 1.9 बिलियन डोजेस सर। राइट राइट। और तो, आज की डेट में हमारे पास कितनी अवेलेबल है? लेट्स कम टू दैट कि भाई ये लगने के बाद अवेलेबिलिटी के बारे में हमारी सरकार बिल्कुल साफ बात नहीं कर रही कि क्या मैन्युफैक्चरर्स हर महीने सप्लाई करेंगे, हमें पता ही नहीं चल रहा। इसीलिए विपक्ष जो है बार बार पूछता रहता है कि क्या प्रोडक्शन है, क्या सप्लाई है केंद्र के पास। तो राज्य सरकार पूछती रहती है कि भाई हमें कब मिलेगी, कब मिलेगी, कब मिलेगी। हमारे केंद्र कोविड वैक्सीन सेंटर बंद होते चले जा रहे हैं। तो बड़ा नॉन ट्रांसपेरेंसी है इस मामले में। दिक्कत ये भी है। तो ये तो बड़ी क्या कहेंगे इसको, ये बड़ी अनस्टेबल स्थिति है। और अब इसमें क्या कहा जा सकता है सिवाय सिवाय उम्मीद के कि शायद वक्त के साथ कुछ ऊपर वाला मेहरबानी कर दे। ये भगवान के ऊपर भरोसे हम सब समझेंगे क्या इसको? बिल्कुल कि उसी के इंतजार में रहे कि हम शायद कुछ हालात ऐसे बने कि हमारे पास अवेलेबिलिटी हो जाए और हर एक को ये लग सके, ताकि हम अपने आप को और अपने लोगों को, और जिन्हें बहुत जोर दिया जाता है हमारे प्रिय देशवासियों को, कि जान हम बचा सकें। क्योंकि वैक्सीन के अलावा और कोई तरीका नहीं है इस पैंडेमिक से बचने का। और साथ साथ मुझे ये भी लगता है, अच्छा आपको ये भी लगता होगा कि साथ साथ ये भी जरूरी है कि लोगों में, पब्लिक में ये जो एक रिलक्टेंस है, चाहे किन्हीं वजह से हो, एक तो लैक ऑफ एजुकेशन, लैक ऑफ अवेयरनेस, उसकी वजह से जो लोग रिलक्टेंस हो गई है नहीं लगवाने की, रेजिस्टेंस है वैक्सीन से, वो कैसे दूर होगा? इससे जूझा जा सकता है, ये संभव है। देखिए बात ये है कि कुछ लोगों को ये भ्रम हो गया है कि आप टीका लगवा लोगे तो आप बीमार पड़ जाओगे, मर जाओगे। देखिए बात ये है, अब यहाँ पर वो बात आ जाती है जो मैं पहले कह रहा था कि हमारा टेस्टिंग दर जो है, आप कोविड पॉजिटिव हैं या कोविड नेगेटिव हैं, इसका दर ही हमारी जनसंख्या के आधार पे पर मिलियन पॉपुलेशन या पर 1000 पॉपुलेशन बहुत कम है। हम टेस्टिंग ही बहुत कम कर रहे हैं। तो हम अगर टेस्ट ही नहीं करेंगे तो हमें मालूम ही नहीं होगा कि कितने लोग असलियत में कोविड पॉजिटिव हैं और कितने लोग कोविड पॉजिटिव नहीं हैं। इसीलिए ये हमारे देश में आम बात लोगों को मालूम है और दुनिया भर में मालूम है कि असलियत में नंबर ऑफ केसेस वो नहीं है जो सरकार हमें बता रही है, वो कम से कम 5 गुना है। और जिसकी वजह से जो मृत्यु दर है वो भी कम से कम 5 गुना है। तो जरूरी ये है कि हम टेस्टिंग बढ़ाएं, पहली बात। जब क्योंकि टेस्ट अगर नहीं होता है और कोई टीका लगवा लेता है और वो कोविड पॉजिटिव है, ये बात समझिए, अगर वो कोविड पॉजिटिव है और टीका लगवा लेता है तो उसमें रिएक्शन का डर होता है। अब मैं आपको बताऊं, जैसे मेरी बेटी दामाद को कोविड हो गया था, अप्रैल में हुआ, वो ठीक भी हो गए, उनको वैक्सीन नहीं लगी थी। अब डॉक्टर हमसे ये कह रहा है कि जब 1 मई से वो बिल्कुल ठीक हुए हैं, उसके 90 दिन बाद वो वैक्सीन लगवा सकते हैं, उससे पहले नहीं लगवा सकते ना। अब ये इस तरीके की सूचना आम आदमी को, खास तौर से गरीब लोगों को, खास तौर से ग्रामीण इलाकों में फैलानी आवश्यक है। कौन फैलाएगा? क्योंकि हम नहीं कर रहे हैं जी। अच्छा, हम ज्यादा जोर इस पे दे रहे हैं कि हमने काबू पा लिया जी। और मुझे अच्छा, और इस तरीके की हरकत करके क्या हम वही गलती नहीं कर रहे जो हमने पहले करी?
आप बजा फरमा रहे हैं, आप बिल्कुल सही समझ रहे हैं शरद जी। बहुत दुख की बात है कि ये जो सारी कार्रवाई होनी चाहिए लोगों को समझाने के लिए, चाहे आप उसे रेडियो द्वारा करें, चाहे टीवी द्वारा करें, चाहे आप बड़े बड़े शाहरुख खान और आमिर खान को ला करके इस तरीके के, और अमिताभ बच्चन को एडवर्टाइजमेंट करवाएं कि भाई टीका लगवाने से आपकी जान बच सकती है, पहली बात। और दूसरी बात, आप अगर टेस्ट जरूर करवा लीजिए, अगर आप कोविड पॉजिटिव पिछले 90 दिन में थे तो आप 90 दिन इंतजार करके टीका लगवाइएगा। चलिए, हम उम्मीद करते हैं कि सरकार चेतेगी, सरकार जागेगी, और बजाय फॉल्स क्लेम्स करने के और फॉल्स प्रोक्लेमेशंस करने के कि साहब हमने इससे काबू पा लिया है और हम देखिए हम कितने बड़े वो हैं, अपनी तीरंदाज हैं, तो बजाय उसके हकीकत को समझें और हकीकत को बयान करें और लोगों को जागरूक करें, जिससे कि हम इस पैंडेमिक से वाकई में लड़ सकें और वाकई में इसके ऊपर काबू पा सकें, ना सिर्फ स्लोगन्स की बात करके और अपने आप को जो है कोविड वॉरियर्स कह करके, और तब मेरा ख्याल इससे काबू हम पा पाएंगे। हम इसी उम्मीद के साथ हम आज हम दो टूक को यहीं विराम देते हैं और आपका बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर संतोष मेहरोत्रा, और आपने बहुत बेहद अच्छी जानकारियां दी हैं जो हमारे दर्शक जरूर इसका लाभ उठाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। साथ ही हम अपने दर्शकों को जो है आह्वान करेंगे कि वो हमारे प्रोग्राम को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हमें प्रोत्साहन दें, ताकि हम ये जो हमारी पहल है एक स्वतंत्र पत्रकारिता को बढ़ावा देने की, इसमें हम सक्सेस पा पाए। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद।